हेलो स्टूडेंट्स, नेफ्रोटिक सिंड्रोम आप लोगों ने सुना होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं या फिर जीएनएम एएनएम के, आपने सुना होगा। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, ये कौन से सिस्टम का डिजीज कंडीशन है, इसमें क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं एंड इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम क्या, प्रिवेंशन क्या है, इनके रोकथाम क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो चलिए अभी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू टॉपिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम। हमारा टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेफ्रोटिक और सिंड्रोम, इसका मीनिंग क्या होता है। नेफ्रोटिक ये वर्ड लिया गया है नेफ्रॉन से, ये वर्ड लिया गया है नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन क्या है? ये किडनी में होता है, ठीक है। तो इसी वर्ड से लिया गया है। नेफ्रॉन से हुआ नेफ्रोटिक एंड सिंड्रोम मतलब जिसमें ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर प्रेजेंट होंगे। सिंड्रोम में क्या होगा? ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर प्रेजेंट होंगे। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? नेफ्रॉन ये प्रेजेंट होता है किडनी में एंड किडनी में इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर किडनी में प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डेफिनेशन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक तरह से ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, साइन एंड सिम्टम है बहुत सारे डिजीज कंडीशन का। ठीक है, ग्रुप ऑफ डिजीज कंडीशन का। एक ही साथ जब बहुत सारे डिजीज कंडीशन हो जाए तो उसका सिम्टम्स है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होते हैं। प्रोटीन यूरिया, ठीक है, प्रोटीन यूरिया मतलब यूरिया, यूरिन में प्रोटीन का प्रेजेंट होना। नेक्स्ट हाइपोएल्बुमिनिया, ठीक है, ब्लड हाइपोएल्ब्यूमिन का कम होना। ठीक है, ब्लड में एल्ब्यूमिन की मात्रा का कम होना। नेक्स्ट हाइपरलिपिडीमिया, ब्लड लिपिड लेवल इंक्रीज हो जाना। नेक्स्ट एडिमा, ठीक है, नेक्स्ट एडिमा आपके एंकल्स में, हैंड में, लेग में और वाइटल रीजन में आपका क्या होगा? एडिमा होगा। समझ में आ गया सबको? ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है इंसिडेंस। इंसिडेंस मतलब हमारे इंडिया में कितने केसेस देखने को मिलते हैं। ये मोस्ट कॉमन होता है चिल्ड्रन में। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें होता है? चिल्ड्रन में। और कौन से एज ग्रुप के चिल्ड्रन आएंगे इसमें? 2 से 6 साल के बच्चे, उसमें ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है। 2 से 6 साल के बच्चे ज्यादा अफेक्ट होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम से। ठीक है, मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल, सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? अगर मेल या फीमेल में कंपेयर करें तो मेल में सबसे ज्यादा ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिलता है। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट है इटियोलॉजी। तो यहाँ पे 2 तरह का इटियोलॉजी हम लोग देखेंगे। पहला इटियोलॉजी है प्राइमरी रीनल कॉजेस, प्राइमरी रीनल कॉजेस एंड सेकेंड सिस्टमिक कॉजेस। ठीक है, तो प्राइमरी रीनल कॉजेस यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है। मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी, ठीक है, मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी। नेक्स्ट ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस, ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। ठीक है, नेक्स्ट इम्यून कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में लिखा है मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी। इसमें नेफ्रॉन काम करना बंद कर देगा। ठीक है, ये बहुत, इसमें क्या होगा कि नेफ्रॉन्स अपना धीरे धीरे काम करना बंद। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस मतलब स्क्लेरोसिस, इसमें क्या होगा? एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होगा। ग्लोमेरुलर एरिया है, उस एरिया में एबनॉर्मल टिश्यू का ग्रोथ होगा।
एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है, उसके इन्फेक्शन के वजह से क्या होगा, हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज होगा। नेक्स्ट इम्यून कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स, इम्यून डिफिशियंसी के वजह से जो इन्फेक्शन हो रहा है उससे क्या होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज होगा। नेक्स्ट है सिस्टमिक कॉजेस, सिस्टमिक कॉजेस, इसमें क्या होता है, मतलब सिस्टमिक कॉजेस मतलब पूरे बॉडी के सिस्टम में क्या क्या कॉजेस है जो कि क्या करेंगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम को कॉजेस करेंगे। फर्स्ट है इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन। नेक्स्ट एलर्जीज, एलर्जीज हो सकता है। नेक्स्ट सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल डिजीज क्या है, ये ब्लड डिसऑर्डर है, इसमें रेड ब्लड सेल सिकल सेल का होगा, ठीक है, सिकल सेल का होगा और ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, रेड ब्लड की डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है मैलिग्नेंसीज, मैलिग्नेंसीज, ठीक है, मैलिग्नेंट, ठीक है, तो ये कैंसर है, ब्लड कैंसर जो कि व्हाइट ब्लड सेल में होता है, उसे हम बोलेंगे ल्यूकेमिया, ठीक है। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, तो ये आपको लिखना आना चाहिए, कोई भी डिजीज कंडीशन का पैथोफिजियोलॉजी पता होना चाहिए। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर ड्यू टू कॉजेस, क्या क्या कॉजेस है यहाँ पे, हमारा प्राइमरी रीनल कॉजेस है एंड सिस्टमिक कॉजेस है। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, इम्यूनोडिफिशियंसी, इम्यून के सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, देन उससे क्या होगा, अल्टरेशन इन ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, इससे क्या होगा, इन्फेक्शन होंगे, इन्फेक्शन के कारण जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, हमारा ग्लोमेरुलर एरिया है जहां पे फिल्ट्रेशन का काम होता है, ठीक है, वहां पे वोमेन्स कैप्सूल भी हम लोग बोलते हैं, वहां पे फिल्ट्रेशन का काम होता है, तो वो मेम्ब्रेन क्या होगा, क्या होगा, अल्टरेशन होगा, उसका फंक्शन अल्टर होगा, ठीक है, इंक्रीजिंगली परमिएबल टू प्रोटीन, और ये परमिएबिलिटी भी इंक्रीज कर देगा, क्योंकि जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट है, मतलब ग्लोमेरुलर बेस है, वहां पे कैसे होता है, ग्लोमेरुलर ऐसे, ठीक है, ग्लोमेरुलर, तो यहाँ पे मेन काम होता है फिल्ट्रेशन का। तो अगर किसी व्यक्ति में इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है, इम्यून अच्छे से काम नहीं कर रहा है, शरीर का प्रतिरोधक क्षमता, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ग्लोमेरुलर बेस में क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा, एंड इन्फेक्शन के कारण वहां के एरिया क्या होंगे, डैमेज होंगे, एंड वहां का जो परमिएबिलिटी है, मतलब वहां से जो भी पार्टिकल्स पास हो रहे हैं वो इंक्रीज हो जाएगा, प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पास होगा, क्योंकि वो एरिया डैमेज हो गया है, ठीक है, प्रोटीन परमिएबिलिटी ज्यादा होगा, इसीलिए हमें यूरिन में प्रोटीन की मात्रा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है डिक्रीज कोलॉइडल प्रेशर, ठीक है, ये कोलॉइडल प्रेशर का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट ये कॉज करेगा एडिमा, कोलॉइडल प्रेशर ये एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है, तो यहाँ पे कोलॉइडल प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, कॉज करेगा एडिमा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और डिक्रीज, जब कोलॉइडल प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये क्या कॉज करेगा, डिक्रीज वैस्कुलर वॉल्यूम, और हमारे ब्लड वेसल में वॉल्यूम भी कम होंगे, क्योंकि ये क्या होगा, डिक्रीज वैस्कुलर वॉल्यूम, मतलब ब्लड वेसल्स में क्या होंगे, वॉल्यूम कम होंगे, क्योंकि जो भी ब्लड वेसल्स के जो फ्लूइड है वो क्या हो जा रहे हैं, सेल में चले जा रहे हैं, और वो कॉज कर रहा है एडिमा को, ठीक है। यहाँ पे देखिए और क्या हो रहा है, डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, और ब्लड फ्लो भी डिक्रीज होगा, ये कॉज क्या करेगा, ये क्या करेगा, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन के सिक्रेशन को बढ़ाएगा। सेल्युलर सोडियम एंड H2O रीएब्सॉर्प्शन, वाटर और सोडियम का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, देन ये कॉज करेगा आपका एडिमा। समझ में आ रहा है सबको, ओके। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स साइलेंट सिम्टम। यहाँ पे देखिए एडिमा अराउंड आई एंड लेग, आंख के चारों ओर एडिमा होगा, स्वेलिंग हो जाएगा, लेग्स में स्वेलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट असाइटिस, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हेमाचूरिया, ब्लड प्रेजेंट इन यूरिन, ब्लड यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आएगा। नेक्स्ट
फीवर, फीवर होगा, रैशेस प्रेजेंट होंगे, जॉइंट पेन होगा। नेक्स्ट इरिटेबिलिटी, पेशेंट बहुत ही ज्यादा इरिटेबल होगा, चिड़चिड़ापन होगा उसमें। लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख कम लगेगी, ठीक है। एंड पेलर, स्किन क्या होगा, येलो कलर के, स्किन का कलर येलो इसमें चेंज होगा। नेक्स्ट है एनासार्का। एनासार्का भी ये एक एडिमा है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा एडिमा होते हैं पूरे बॉडी में तो उसको हम लोग बोलते हैं एनासार्का, ठीक है। समझ में आ गया सबको? ओके, समझ में आ गया सबको? ओके, तो अभी हम लोग क्या क्या देखे? अभी हम लोग देखे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये किडनी का डिसऑर्डर है। किडनी में जब ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर प्रेजेंट होंगे तो हमारा कॉज होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या डिजीज प्रेजेंट होंगे। प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनिया, हाइपरलिपिडीमिया एंड एडिमा, ठीक है। इसके कारण हमारा क्या होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंसिडेंस हम लोग 2 से 6 साल के बच्चों में ये सबसे ज्यादा होता है। एंड मेल और फीमेल के कंपैरिजन में अगर देखें तो मेल में ये सबसे ज्यादा होने वाला बीमारी है। फिर हम लोगों ने देखा इटियोलॉजी, कॉजेस, प्राइमरी कॉजेस और सेकेंडरी कॉजेस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा पैथोफिजियोलॉजी, फिर हम लोगों ने देखा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। समझ में आ गया सबको? हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या क्या डायग्नोसिस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, सबसे पहले हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम लोग फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट का प्रेजेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन मेजरमेंट, और 24 आवर्स का हम लोग यूरिन मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। यूरिन में कितने अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम लोग ब्लड में प्रेजेंट लिपिड प्रोफाइल करेंगे, लिपिड की मात्रा चेक करेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करेंगे। नेक्स्ट यूरिया का लेवल चेक करेंगे। नेक्स्ट क्रिएटिनिन की मात्रा का हम लोग मेजरमेंट करेंगे। नेक्स्ट है इमेजिंग ऑफ किडनी। किडनी का हम लोग इमेज करेंगे, कैसे लेंगे? एक्सरे के थ्रू, ठीक है, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के थ्रू। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून मार्कर्स, और हम लोग ब्लड टेस्ट में चेक करेंगे कि ब्लड में ऑटो इम्यून मार्कर्स प्रेजेंट है या नहीं। ये ऑटो इम्यून मार्कर्स क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गन के डैमेज होने के ये संकेत देते हैं। जैसे कि हार्ट में भी अगर हार्ट डैमेज होता है तो उसमें भी मार्कर रिलीज होते हैं ब्लड में, ठीक है। वैसे ही अगर किडनी डैमेज हो रहा है तो यहाँ हमारा ब्लड में भी क्या होगा, मार्कर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मार्कर्स है, यानी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है पेशेंट के बॉडी में। नेक्स्ट है मेडिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो मेडिसिन इसमें हम पेशेंट को देंगे, क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है? प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन हम लोग कितना देंगे? 2 mg पर kg पर डे। हर दिन हम क्या करेंगे? 2 mg देंगे बॉडी वेट के हिसाब से, मतलब 1 kg में 2 mg, ठीक है। तो अगर बच्चे का वेट है 12 kg, ठीक है, 12 kg है, तो हम लोग पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देंगे 2 mg। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं 2 से इंटू 2 2 से 4 2 1 2। तो यहाँ पे हम लोग 24 mg देंगे। 12 kg के बच्चे में हम लोग कितना देंगे? 24 mg, ठीक है। और पर डे हमें 24 mg देना है, ठीक है, 12 kg के बच्चे में। ये हम लोग लगातार 1 सप्ताह देंगे। फिर डिसकंटिन्यू करने के बाद हम लोग फिर 1.5 mg पर kg पर डे हम लोग देंगे, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, प्रोटीन यूरिया की शिकायत धीरे धीरे कम होने लगेगी। प्रोटीन की मात्रा जो यूरिन में जा रहा है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रुसेमाइड। अगर एडिमा है, एडिमा प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या देंगे बच्चे को? फ्रुसेमाइड, जो एडिमा को डिक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वेल बैलेंस्ड डाइट देंगे। वेल बैलेंस्ड डाइट में हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि प्रोटीन की मात्रा को क्या करना है? इंक्रीज करना है डाइट में, ओके। नेक्स्ट है एडिमा। एडिमा रिस्ट्रिक्ट, अगर एडिमा है तो हमें क्या करना है? सोडियम रिस्ट्रिक्ट कर देना है। बच्चे को सोडियम की मात्रा बिल्कुल भी नहीं देना है।
ऐसा डाइट भी नहीं देना है जिसमें सोडियम की मात्रा भी प्रेजेंट हो। नमक हमें बाहर से ऊपर से कंप्लीटली हमें रिस्ट्रिक्ट कर देना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अभी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में ये 100% आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।